हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 5वीं कक्षा हिंदी के चौथे पार्ट सांकेन के एनसीईआरटी प्रश्नोत्तर। और सबसे पहले बातचीत के लिए कुछ प्रश्न हैं। त्योहारों पर घरों में कई प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन बनाई जाती हैं। आपको कौन सी मिठाइयाँ और नमकीन अच्छी लगती हैं और वे किस त्योहार पर बनाई जाती है? तो आपके घर में भी बहुत सारी मिठाइयाँ और नमकीन पकवान बनते होंगे अलग अलग त्योहारों पर। जो भी मिठाइयाँ और नमकीन आपको अच्छे लगते हैं उनके नाम आपको लिखने हैं और वो किस त्योहार पर बनाए जाते हैं। इसमें सभी के उत्तर अलग हो सकते हैं। हो सकता है किसी को होली पर बनने वाली गुजिया पसंद हो, या फिर जैसे अभी जन्माष्टमी पर पेड़े बने थे, माखन मिश्री बनी थी, किसी को वो अच्छे लगते हो, या फिर किसी को ईद पर बनने वाली सेवइयाँ अच्छी लगती हो, या दिवाली पर बनने वाले पकवान। जो भी आपको पसंद है, कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। देखिए, कुछ त्योहारों के नाम और उन पर बनने वाली मिठाइयाँ और नमकीन पकवान हमने लिखे हैं। इनमें से जो भी आपको पसंद हो उनका नाम लिखेंगे और फिर त्योहारों का नाम आपको लिखना है। एक से ज़्यादा त्योहारों पर बनने वाली मिठाइयाँ भी आपको पसंद हो सकती है। जैसे होली पर मिठाइयाँ बनती है, गुजिया बनती है, मालपुआ बनता है। नमकीन पकवानों में मठरी, नमक पारे, चिप्स बनते हैं। और होली पर खासकर गुजिया बनाई जाती है। दिवाली के त्योहार पर मिठाइयों में लड्डू, बर्फी, जलेबी, रसगुल्ले बनते हैं। नमकीन में चिवड़ा, चकली, शक्कर पारे और कचौरियाँ बनती है। दिवाली पर तो बहुत तरह की मिठाइयाँ और नमकीन बांटे भी जाते हैं। फिर ईद पर मिठाइयों में सेवइयाँ, फिरनी, गुलाब जामुन बनते हैं। नमकीन में कबाब और बिरयानी बनती है। ईद पर सबसे ज़्यादा मीठी सेवइयाँ बनाई जाती है। इसी तरह से जन्माष्टमी पर माखन मिश्री, पेड़ा, खीर और लड्डू बनते हैं। नमकीन में नमकीन, मठरी, आलू चिप्स और फलाहारी पकवान बनते हैं। जन्माष्टमी पर माखन मिश्री और पेड़े विशेष रूप से बनाए जाते हैं। ठीक है, इनमें से आप चुन लीजिए जो भी मिठाइयाँ आपको अच्छी लगती है। आप लिखेंगे मुझे गुजिया पसंद है जो कि होली पर बनती है, मुझे जलेबी और रसगुल्ले पसंद है जो कि दिवाली पर बनती है, मुझे सेवइयाँ पसंद है जो कि ईद पर बनती है, और मुझे मान लीजिए पेड़ा और लड्डू पसंद है, पेड़ा, लड्डू और नमकीन मठरी पसंद है जो कि जन्माष्टमी पर बनती है। चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। आप कौन कौन से त्योहार मनाते हैं, उनमें और सांकेन में कौन कौन सी समानताएं हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ है दोनों में? तो जो त्योहार आप मनाते हैं, 2-3 त्योहारों के नाम लिखेंगे। आप कहेंगे हम होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा आदि त्योहार मनाते हैं। इनके अलावा भी कुछ और आप मनाते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। मैं ईद या फिर 1-2 और त्योहार, या फिर मैं गुरुपुरब और लोहड़ी मनाता हूँ, वो आप लिख देंगे। और फिर दोनों त्योहारों में सांकेन के बारे में आपने पाठ में पढ़ा, उसमें और आपके त्योहार में क्या समानताएं हैं। जैसे सांकेन और होली में तो एक बहुत बड़ी समानता है कि दोनों में लोग एक दूसरे पर पानी डालते हैं। उसके अलावा बाकी त्योहारों में और सांकेन में समानताएं हो सकती है। दोनों में लोग एक दूसरे से मिलते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। खुशी और उत्साह से त्यौहार मनाए जाते हैं। अगर आपने 2-3 त्योहारों के नाम लिखे हैं, सभी त्योहार में लोग खुश होते हैं, उत्साहित होते हैं, एक दूसरे से मिलते भी हैं, मुंह मीठा भी करते हैं, मिठाइयाँ भी बनाते हैं। तो सांकेन में भी ये होता है। ये सिमिलैरिटी तो आप दोनों में लिख ही सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। हमारे देश में अनेक अवसरों पर शोभा यात्राएं निकाली जाती है। शोभा यात्राएं या जुलूस। आपने कौन कौन सी शोभा यात्राएं देखी हैं, उनके बारे में अपने अनुभव बताइए। तो जहाँ पर भी आपने शोभा यात्राएं या जुलूस निकलते देखे होंगे वो आप लिखेंगे। मैंने रामलीला, गणेश चतुर्थी और स्वतंत्रता दिवस की शोभा यात्राएं देखी है। अब क्या आपका अनुभव रहा, लोग क्या करते हैं उनमें लोग नाचते गाते हैं, झांकियाँ सजाई जाती हैं, भीड़ में बहुत उत्साह होता है। फिर आप नववर्ष, नया साल कब और कैसे मनाते हैं? तो हम 1 जनवरी को नया साल, नववर्ष मनाते हैं। उस दिन लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर या नया साल मुबारक हो कहते हैं, घर सजाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। इसके अलावा कभी और अगर आप नया साल मनाते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में हमने देखा सांकेन को नए साल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आपके प्रदेश में भी अगर कोई और दूसरा दिन है 1 जनवरी के अलावा, उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न सिर्फ बातचीत के लिए है। जैसा हमने कहा, इसमें आप सभी के उत्तर एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। कोई भी सही उत्तर नहीं है क्योंकि ये पार्ट से नहीं है। इसके बाद प्रश्न आते हैं पार्ट से।
इनमें एक ही उत्तर सही होगा। प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सामने तारे का चिन्ह यानी कि स्टार बनाइए। सांकेन क्यों मनाया जाता है? दीपावली पर्व के कारण, नव वर्ष प्रारंभ होने के उपलक्ष्य में, नए मंदिर के उद्घाटन की प्रसन्नता में, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर। तो सांकेन मनाते हैं नए साल की शुरुआत के उपलक्ष्य में। यहाँ पर आप स्टार बना देंगे। भगवान बुद्ध का मंदिर कहाँ बना हुआ था? जहाँ पर वो मूर्तियाँ ले जा रहे थे लोग भगवान बुद्ध की और उनके शिष्यों की, वो मंदिर कहाँ पर था? चिकित्सालय के पास नहीं था, सरोवर के किनारे नहीं था, समुद्र के किनारे भी नहीं था, वो था नदी के किनारे। उसके बाद है, लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे क्योंकि उन्हें गर्मी लग रही थी। ऐसा नहीं है, वे स्नान कर रहे थे, वे गंदे हो गए थे, वो पानी डाल रहे थे क्योंकि वो सांकेन मना रहे थे। जैसे होली में आप पानी इसलिए नहीं डालते क्योंकि आपको स्नान करना है या आप गंदे हो गए हैं, इसीलिए डालते हैं क्योंकि आप होली मना रहे होते हैं। यहाँ के लोगों के मुखों पर सदैव मुस्कान बनी रहती है। इस वाक्य का क्या अर्थ है? यहाँ के लोग सदैव प्रसन्न खुश रहते हैं। यहाँ के लोग सदैव प्रसन्न रहने का अभिनय करते हैं, खुश दिखने की एक्टिंग करते हैं, ऐसा नहीं। यहाँ के लोगों को खेलना कूदना अच्छा लगता है, यहाँ के लोगों को नाचना गाना अच्छा लगता है, यहाँ के लोगों के चेहरों पर हमेशा एक स्माइल रहती है। इसका मतलब यहाँ के लोग हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। चलिए पाठ से प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। अपनी कॉपी में लिखने हैं आपको। सांकेन का त्योहार मनाते समय वल्लरी को होली की याद क्यों आई? क्योंकि होली और सांकेन में ये समानता है कि दोनों में लोग एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं। तो जब उसने देखा सांकेन लोग मनाते हुए पानी फेंक रहे थे, गालों पर एक दूसरे के चावल का आटा लगा रहे थे, तब वल्लरी को लगा कि कहीं ये होली तो नहीं मना रहे हैं और उसे होली की याद आ गई। तो उत्तर आप लिखेंगे, सांकेन का त्योहार मनाते समय वल्लरी को होली की याद आई क्योंकि लोग एक दूसरे पर पानी डाल रहे थे और चावल का आटा लगा रहे थे। यह होली जैसा लग रहा था क्योंकि होली में भी पानी डालते हैं, गुलाल लगाते हैं, तो इसीलिए वो होली की तरह लग रहा था, तो उसे होली की याद आ गई। वल्लरी को चौखाम और दिल्ली में क्या अंतर लगा? दिल्ली में बहुत भीड़ भरी सड़कें होती हैं, शोर होता है, लोगों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती है। ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है पाठ के सबसे शुरुआत में कि कहाँ दिल्ली की भीड़ भरी सड़कें, हॉर्न बजाती हुई कारें और बसें यानी कि शोर, और वहाँ पर आदमियों की लंबी लंबी कतारें, और कहाँ चौखाम का खुला और शांत वातावरण, जिधर देखो हरियाली ही हरियाली, फूल ही फूल। यहाँ के लोगों के मुखों पर सदैव मुस्कान बनी रहती है। तो ये अंतर है दोनों में। दिल्ली में शोर होता है, सड़कों पर भीड़ होती है, लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती है, लेकिन चौखाम का वातावरण खुला और शांत है, शोर नहीं है वहाँ पर, चारों ओर हरियाली और सुंदर फूल है, और वहाँ के लोग हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। उसके बाद है, मंदिर की सजावट कैसे की गई थी? मंदिर की दीवारें बांस और खपच्चियों से बनी थी। बांस और बांस के जो लंबे टुकड़े होते हैं उनको चीरकर बनाए जाते हैं, उन्हें खपच्ची कहते हैं। उनसे दीवारें बनाई गई थी मंदिर की। फिर पेड़ों की डालियां लगाकर उन पर रंग बिरंगे फूल सजाए गए थे। बीच में पेड़ों की कुछ डालियां लगा दी थी और रंग बिरंगे फूलों से उसकी दीवारों को सजा दिया था। आपको कौन कौन से आशीर्वाद देते हैं? वे क्या आशीर्वाद देते हैं? लोग जब आपको आशीर्वाद देते हैं तो क्या कहते हैं? हमें कौन कौन आशीर्वाद देते हैं? पहले तो बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं, जो घर के बड़े लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, और वो कहते हैं खुश रहो या लंबी आयु पाओ या फिर सफलता पाओ, आपको सफलता मिले, आप सफल हो। ये कुछ आशीर्वाद लोग हमें देते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, वल्लरी को होली की याद क्यों आई? क्योंकि होली की तरह ही सांकेन में भी लोग एक दूसरे पर पानी डाल रहे थे और चावल का आटा लगा रहे थे। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वल्लरी को चौखाम और दिल्ली में क्या अंतर लगा? एग्जाम के लिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। तो दोनों में वैसे तीनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, कोई भी आ सकता है एग्जाम में। तो दिल्ली में भीड़ भरी सड़कें होती हैं, शोर होता है, लोगों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती है। चौखाम का वातावरण, माहौल खुला होता है, शांत वातावरण होता है, चारों ओर हरियाली होती है, सुंदर फूल आपको दिखाई देते हैं, और वहाँ के लोग हमेशा प्रसन्न रहते हैं। मंदिर की सजावट के लिए दीवारें बांस की और बांस की खपच्चियों की बनी थी। उसमें पेड़ों की डालियां लगाकर रंग बिरंगे फूल सजाए गए थे।
और हमें आशीर्वाद बड़े बुजुर्ग लोग देते हैं। वो कहते हैं खुश रहो, लंबी आयु पाओ, सफल रहो, या कोई और आशीर्वाद देते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। चलिए, नीचे पाठ की कुछ पंक्तियों के भावार्थ दिए गए हैं। पाठ में कुछ पंक्तियां आई हैं, उनका अर्थ दिया है यहाँ पर। उदाहरण के अनुसार पाठ की उन पंक्तियों को लिखिए जो दिए गए भावार्थ पर आधारित है। जैसे एक उदाहरण आपको दिया है, भावार्थ है शोभा यात्रा में लोग बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। शोभा यात्रा में लोग बहुत खुश थे। तो पाठ की कौन सी पंक्ति से ये पता लगता है? शोभा यात्रा में सब लोग नाचते गाते हुए जा रहे थे, लोगों में बहुत उत्साह था। इससे पता लगता है, इसका अर्थ है कि सभी लोग प्रसन्न दिख रहे थे। मंदिर सुंदर सजा था, मंदिर बहुत सुंदर सजा था। किस पंक्तियों से ये पता लगता है? ये पंक्तियां, मंदिर की जालीदार दीवारें बांस और बांस की खपच्चियों से बनी थी, बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियां लगाई गई थी और खोस खोस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे। इनसे पता लगता है कि मंदिर बहुत सुंदर सजा था। देखिए, ये उत्तर हमने लिख दिया यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, तो आप ये लिख सकते हैं, बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियां लगाई गई थी और खोस खोस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे। इनसे पता लगता है कि मंदिर को सुंदर सजाया गया था। ठीक है, ये लाइन आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद है, ऐसा लगता है कि लोग होली का त्योहार मना रहे हैं। किन पंक्तियों से? पाठ में कौन सी पंक्तियां आई हैं जिनसे ये पता लगता है? तो पंक्तियां हैं, हंसी खुशी के इस वातावरण में वल्लरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं। वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं और वल्लरी को इससे होली की याद आ गई। ये देखिए, एक दूसरे पर पानी भरकर डाल रहे हैं, चावल का आटा लगा रहे हैं। तो इन पंक्तियों से पता लगता है कि ऐसा लगता है कि लोग होली का त्योहार मना रहे हैं। आगे है, त्योहारों में सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। तो इससे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। पाठ की किन पंक्तियों से ये पता लगता है? जब वल्लरी ने बताया कि होली के दूसरे दिन लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं। उस दिन लोग घरों में कई प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन बनाते हैं और अतिथियों का स्वागत करते हैं। तो इनसे पता लगता है कि सभी त्योहारों में ही लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं। जो आपके घर आता है उनका स्वागत करते हैं। फिर चाउतान ने भी बताया था कि शाम को ताऊ जी भी आएंगे, ताई जी ने भी विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए होंगे, हम उन्हें प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद देंगे वे हमें, हम फिर अपनी बुआ जी और फूफा जी के यहाँ जाएंगे। ठीक है, तो इन पंक्तियों से पता लगता है कि सभी त्योहारों में ऐसा ही होता है। चलिए अब आते हैं भाषा की बात पर। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के समानार्थी शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी लेखन पुस्तिका में वाक्यों को पुनः लिखिए। आप देखेंगे हर वाक्य में कुछ शब्दों को रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है। उनकी जगह आप कोई दूसरे शब्द लिखेंगे जो उन्हीं के समानार्थी शब्द हो, अर्थ समान ही रहे। दूसरे शब्द लिखकर आप वाक्यों को फिर से लिखेंगे। एक दिन वल्लरी को उसके मित्र चाउतान ने अपने घर बुलाया। तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं, एक दिन वल्लरी को उसके दोस्त, मित्र का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्त, चाउतान ने अपने घर की जगह आप लिख सकते हैं आवास पर बुलाया। आवास पर बुलाया। घर के पर्यायवाची क्या होते हैं? गृह आप हो सकता है, या फिर निवास हो सकता है। अपने निवास पर बुलाया आप लिख सकते हैं, आवास पर बुलाया लिख सकते हैं। एक धाम भी होता है घर का पर्यायवाची शब्द आपको पता होने चाहिए। मित्र, दोस्त, सखा, साथी। ठीक है, ये मित्र के पर्यायवाची शब्द हैं। आपको ये नहीं लिखना, ये हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी है। बेसिकली आप लिखेंगे, एक दिन वल्लरी को उसके दोस्त चाउतान ने अपने आवास पर बुलाया। फिर है, हमारे गांव के लोगों ने नदी के किनारे एक मंदिर बनाया है। तो पहले गांव के पर्यायवाची देख लेते हैं। गांव के पर्यायवाची होते हैं ग्राम या फिर देहात। पूर्वा भी बोलते हैं, पर यही मेन है दो। फिर नदी, तरिणी, सरिता, तटिनी, तरंगिनी, बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। सरिता, तटिनी, वाहिनी या शैलजा। ठीक है, ये कुछ इसके पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद है किनारे। किनारे को हम बोलते हैं तट, किनारा।
तट या फिर कूल भी बोलते हैं, तीर भी बोलते हैं, तीर। ठीक है, तो आपको एक ही लिखना है यहाँ पर। आप लिख सकते हैं, एक दिन ग्राम के लोगों ने या देहात के लोगों ने सरिता के तट पर, सरिता के तट पर एक मंदिर बनाया है। हमारे गांव के लोगों ने सरिता के तट पर एक मंदिर बनाया है। बीच बीच में पेड़ों की टहनियां, पेड़ों की हरी भरी टहनियां सजाई गई थी। पेड़ के पर्यायवाची शब्द भी आपको पता होने चाहिए। वृक्ष, तरु, तरु, रुख, दरख्त, ठीक है, दरख्त, पादप, ये सभी पेड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। टहनियों, टहनियों को हम लिख सकते हैं शाखाएं। तो आप लिखेंगे बीच बीच में वृक्ष की, वृक्षों की हरी भरी शाखाएं सजाई गई थी। ठीक है, आज हमारे यहाँ सांकेन का त्योहार है। त्योहार के पर्यायवाची होते हैं पर्व या फिर उत्सव, उत्सव, जश्न, समारोह, समारोह। ठीक है, तो आप लिखेंगे आज हमारे यहाँ सांकेन का पर्व है। सबसे सही पर्व ही होता है। ठीक है, इस तरह से ये वाक्य आपको दोबारा से लिखने हैं, इनके पर्यायवाची शब्द, इनके समानार्थी शब्द लिखकर। एक दिन वल्लरी को उसके मित्र चाउतान ने अपने घर बुलाया, या फिर आप कह सकते हैं एक दिन वल्लरी को उसके दोस्त चाउतान ने अपने आवास पर बुलाया। हमारे गांव के लोगों ने नदी के किनारे एक मंदिर बनाया है। हमारे ग्राम के लोगों ने सरिता के तट पर एक मंदिर बनाया है। बीच बीच में पेड़ों की टहनियां सजाई गई थी। बीच बीच में वृक्षों की हरी भरी शाखाएं सजाई गई थी। आज हमारे यहाँ सांकेन का त्योहार है। आज हमारे यहाँ सांकेन का पर्व है। चलिए, उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नीचे दिए गए उदाहरण को समझकर वाक्यों को पूरा कीजिए। ये एक उदाहरण दिया है, बिल्कुल ऐसे ही वाक्य आपको पूरे करने हैं। जहां देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। चलिए, मैं समुद्र के किनारे गई, जहां देखो रेत ही रेत और पानी ही पानी। समुद्र के किनारे यही चीजें हमें देखने को मिलती है, रेत ही रेत, पानी तो एक दिया ही है प्रश्न में, रेत ही रेत और पानी ही पानी। चलिए, मेरा गांव केरल में है, जहां देखो नारियल के पेड़ ही पेड़। केरल में एक तो नारियल के पेड़ होते हैं, वहां पर मसाले भी होते हैं, बीचेस भी होते हैं बहुत, और एक हाउस बोट्स भी होती हैं। तो हाउस बोट्स लिख देते हैं, बोट्स लिख देते हैं। जहां देखो नारियल के पेड़ ही पेड़ और नौका ही नौका, या नावें ही नावें, ये भी आप लिख सकते हैं। नौका या नाव, नौका ही नौका। मुंबई में जिधर देखो, मुंबई में जहां देखोगे वहां पर घर ही घर नजर आएंगे आपको, या लोग ही लोग नजर आएंगे, भीड़ नजर आएगी। मुंबई में जिधर देखो इमारतें ही इमारतें, इमारतें और भीड़ ही भीड़। इन जगहों पर जो आपको दो चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं वो आपको लिखनी है। जैसे कि वहां पर जो चौखाम था वहां पर हरियाली और फूल ज्यादा थे, तो जहां देखो हरियाली हरियाली फूल ही फूल। समुद्र किनारे पर आपको रेत और पानी मिलेगा, तो जहां देखो रेत ही रेत पानी ही पानी। केरल में नारियल के पेड़ और नौका ज़्यादा देखने को मिलती है। मुंबई में आपको इमारतें ज़्यादा मिलेगी और भीड़ ज़्यादा मिलेगी, भीड़ ही भीड़। अब खाली जगह की दुकान में जहां देखो, ये आप अपनी तरफ से लिखेंगे। जैसे मिठाई की दुकान में जिधर देखो, जहां देखो मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ और पकवान ही पकवान। मिठाई की दुकान में जहां देखो मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ और पकवान ही पकवान ही पकवान। या किसी और भी दुकान का नाम आप लिख सकते हैं। कपड़े की दुकान में जहां देखो, जिधर देखो कपड़े ही कपड़े, या फिर किसी और दुकान में, ये आपके लिए है। चलिए आगे आते हैं, कुछ उत्तर हमने देख लिए हैं। रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पूरा कीजिए। जैसे शोभा यात्रा में बड़ी मूर्ति की पालकी सबसे पीछे थी और छोटी मूर्तियों की पालकियां आगे थी। पालकी का बहुवचन पालकियां होता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। वचन बदलना है, एक वचन है तो बहुवचन करेंगे, बहुवचन है तो एक वचन करेंगे।
बांस की खपच्चियां उधर रखी हैं, एक खपच्ची मुझे दे दीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा खपच्ची, बड़ी की मात्रा। बड़ी की मात्रा पर जो शब्द खत्म होते हैं, बहुवचन बनने पर बड़ी की मात्रा छोटी हो जाती है और या लग जाता है बाद में। ठीक है। गंगा एक पवित्र नदी है, भारत में अनेक पवित्र नदियां हैं। देखिए ये शब्द भी बड़ी की मात्रा पर खत्म हुआ है, तो इसमें आप क्या गलती करते हैं, अक्सर नदियां आप लिखेंगे ऐसे नदी और या लगा देते हैं, इसमें मात्रा भी बदलनी होती है। तो आप लिखेंगे न, द पे अब छोटी की मात्रा हो जाएगी बहुवचन में और या लग जाएगा। गंगा एक पवित्र नदी है, भारत में अनेक पवित्र नदियां हैं। मेरे जन्मदिन पर कई प्रकार की मिठाइयाँ थी, लेकिन मुझे रसगुल्ले की मिठाई सबसे अच्छी लगी। छोटी की मात्रा है क्योंकि एक वचन में बड़ी की मात्रा होगी, मिठाई। ठीक है, जब बहुवचन बनाएंगे इसका बड़ी की मात्रा बड़ी ई छोटी ई में बदल जाएगी और या लग जाएगा। सारी बाल्टियां पानी से भर दी गई है, केवल एक बाल्टी बची है। तो यहाँ पर होगा एक बाल्टी। ठीक है, वैसे आधा ला भी आ जाता है बाल्टी में। इसमें एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, जब भी कोई शब्द बड़ी ई की मात्रा पर खत्म होता है, उसके बहुवचन में हमेशा वो बड़ी की मात्रा छोटी की बनती है और यहाँ लगता है। और बहुवचन में पालकी का बहुवचन है पालकियाँ, खपच्ची का खपच्चियाँ, नदी नदियाँ, मिठाई मिठाइयाँ, बाल्टी बाल्टियाँ। ओके, नेक्स्ट। जब किसी की बात ज्यों की त्यों लिखी जाती है तो एक चिन्ह लगाया जाता है, इसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। जहां उदाहरण के लिए चावतान बोला, जो चावतान ने कहा वो एज इट इज आपने लिख दिया, उसकी बात को ज्यों की त्यों लिख दी। तो देखिए ये इन्वर्टेड कॉमास जिनको आप कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उद्धरण चिन्ह। ठीक है, उसमें आपने उसकी बात को लिख दिया। पाठ में आए ऐसे 4 वाक्य खोजकर लेखन पुस्तिका में लिखिए। चलिए ढूंढ लेते हैं जहां पर उद्धरण चिन्ह लगा हो, ज्यों की त्यों बात कह दी गई हो। इसमें तो कहीं नहीं दिख रहा है हमें, यहाँ पर भी नहीं है। जब बात शुरू होगी तभी, एक तो ये आप लिख देंगे, वल्लरी ने चावतान से पूछा ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तो ये एज इट इज बात वल्लरी ने जो पूछा वो बिल्कुल वैसा ही लिखा गया है, तो इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे उद्धरण चिन्ह लगा है। फिर चावतान ने बताया, अभी 1 2, ये बहुत बड़ा हो जाएगा वाक्य लिखने के लिए, कोई छोटा ढूंढते हैं। तो एक आप लिख सकते हैं, क्या हम भी शोभा यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं, वल्लरी के पिताजी ने पूछा। ठीक है, ये दूसरा वाक्य हो जाएगा। हाँ हाँ अवश्य, चलिए हम सब शोभा यात्रा में चलते हैं, चावतान के पिताजी बोले। तो ये हो जाएगा तीसरा वाक्य। 4 लिखने हैं, आगे भी होंगे बहुत से। ये देखिए, उसने चावतान से कहा, चावतान भाई लगता है कि लोग होली का त्योहार मना रहे हैं। चौथा वाक्य, चावतान बोला, तुम्हें मालूम नहीं आज हमारे यहाँ सांकेन का त्योहार है, आज से हमारा नया वर्ष प्रारंभ होता है। ये 5वां वाक्य। एक हमने छोड़ दिया ऊपर क्योंकि बहुत बड़ा था, ये भी बहुत बड़ा वाक्य है क्योंकि आपको अपनी कॉपीज़ में लिखने भी होंगे, तो छोटे वाक्य ही लिख लेते हैं। ये एक आप लिख सकते हैं, 3 दिन तक इस तरह सांकेन मनाया जाता है, चावतान ने बताया। ये भी छोटा सा वाक्य है। फिर चलिए, आपको वैसे भी 4 ही लिखने हैं, कोई भी 4 उनमें से देखकर आप लिख लेंगे। आगे आते हैं, पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इन्हें हिंदी वर्णमाला के क्रम में लिखिए। हिंदी वर्णमाला आप जानते हैं, क ख ग घ, ये उसके कुछ अक्षर होते हैं, इसी क्रम में लिखना है। जैसे क से जो शब्द शुरू होगा वो खा वाले शब्द से पहले आएगा, जैसे कमल, खरगोश, गगन। ठीक है, क ख ग। यहाँ पर आपको शब्द दिए हैं, करेला, समय, मठ, तट, नमकीन, जल, वन, मटका। पहले शब्दकोश खोल लेते हैं, एक जो क ख ग घ है आपके वर्णमाला निकाल लेते हैं। देखिए ये हिंदी वर्णमाला है, सबसे पहले स्वर आते हैं, उसके बाद आते हैं व्यंजन। आप देखेंगे सभी जो शब्द है व्यंजनों से ही शुरू हुए हैं, क, स, म, त, न से नमकीन, ज से जल, व से वन, म से मटका। स्वरों से कोई नहीं है, तो व्यंजनों में भी सबसे पहला जो शब्द क से शुरू हुआ है वो सबसे पहले आएगा, क्योंकि स, म, त, न, ज, व और म इन सभी से पहले क आता है। तो इसमें करेला होगा नंबर 1 पर, सबसे पहले हम करेला लिखेंगे। उसके बाद इनसे कोई शब्द नहीं है, अगला शब्द है ज से, जल।
तो दूसरे नंबर पर आएगा। उसके बाद आप जल लिखेंगे। जल के बाद यहाँ पर त से शब्द है तट। तीसरे नंबर पर आप लिखेंगे तट, त थ द ध न। उसके बाद न से शब्द है नमकीन। चौथे नंबर पर नमकीन आएगा। फिर प से नहीं है, फ से नहीं है, ब से भी कोई शब्द नहीं है, भ से नहीं है, म से दो शब्द है। अब देखिए इनमें कैसे डिसाइड करेंगे कौन पहले आएगा, मटका और मठ, क्योंकि पहला वर्ण आप देखेंगे समान है, पहला अक्षर समान है। तो दूसरे अक्षर में से देखिए कौन पहले आता है, ट पहले आता है या ठ? ट पहले आता है, आप देखेंगे यहाँ पर, और ठ बाद में आता है। तो मतलब कि मटका पहले आएगा और मठ बाद में आएगा। उसके बाद बचा समय और वन, स और व। स और व में से व पहले आता है, स बाद में आता है। तो वन आएगा 6 नंबर पर और सबसे लास्ट में आएगा समय, स से बनने वाला शब्द। ठीक है, तो इनको लिख देंगे आप लिखेंगे क्रम है करेला, करेला, उसके बाद जल, उसके बाद तट, फिर मटका, फिर माफ़ करिएगा नमकीन। 5वें नंबर पर मटका है, 6ठे नंबर पर मठ है, फिर ये है 7, ये है 8, टोटल 8 शब्द है। मटका से पहले है नमकीन, ये है यहाँ पर पहले है नमकीन, फिर है मटका, फिर है मठ, फिर है मठ के बाद वन और सबसे आखिर में है समय। ठीक है, ये वर्णमाला के अनुसार, हिंदी वर्णमाला के अनुसार हमने क्रम में लिखा है। नेक्स्ट पाठ से आगे, आपके घर में त्योहारों के लिए कौन कौन सी तैयारियां की जाती है? आप लोग सफाई करते होंगे, रंगोली बनाते होंगे, फिर घर को सजाते होंगे, मिठाइयाँ पकवान बनाते होंगे, पूजा करते होंगे। ये सब बातें आपको लिखनी है। आप कहेंगे त्योहारों पर घर की सफाई होती है, रंगोली बनाई जाती है, घर सजाया जाता है, मिठाइयाँ और पकवान बनते हैं, दीपक जलाए जाते हैं और पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, आपके घर पर त्योहारों के समय कौन कौन क्या क्या काम करता है? सूची बनाइए। तो पिताजी बाजार से सामान लाते हैं, माताजी मिठाइयाँ और पकवान बनाती है, दादी पूजा करती है, मैं और भाई बहन घर सजाते हैं, रंगोली बनाते हैं। इसके अलावा कोई और काम अगर कोई करता है, ये आपके लिए प्रश्न है, या किसी और तरह से आप त्योहारों की तैयारियां करते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। चलिए, हमारे देश में लोग अनेक प्रकार से अभिवादन करते हैं जब मिलते हैं। उदाहरण के लिए नमस्ते बोलकर। आपके राज्य में क्या बोलकर अभिवादन किया जाता है? एक सूची बनाइए। जैसे दिल्ली में नमस्कार कहते हैं, तेलुगु में या मलयालम में नमस्कारम कहते हैं। तो उत्तर आप लिखेंगे। आपको राज्यों के नाम या केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और वहाँ पर अभिवादन कैसे करते हैं वो लिखना है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि कर्नाटक में लोग वनक्कम कहते हैं, वणक्कम। फिर पंजाब में लोग सत श्री अकाल कहते हैं, पंजाब सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। फिर उत्तर प्रदेश में लोग राम राम कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, उत्तर प्रदेश राम राम। फिर वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में लोग नमस्कार कहते हैं, पश्चिम बंगाल नमस्कार, नमस्कार। देन तमिल में, अच्छा कर्नाटका में तो कन्नड़ बोली जाती है, कन्नड़ा में नमस्कार ही बोलते हैं वो। तमिलनाडु में, तमिल में वणक्कम कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कर्नाटक की जगह तमिलनाडु। ठीक है, आंध्र प्रदेश में, केरला में नमस्कारम कहते हैं, नमस्कारम केरल में या फिर आंध्र प्रदेश में। फिर राजस्थान में लोग खंबा घनी कहते हैं, राजस्थान खंबा घनी। ठीक है, इस तरह से अलग अलग जगहों के अलग अलग तरीके हैं एक दूसरे को अभिवादन करने के। खंबा नहीं, खम्मा घनी, खम्मा घनी। ठीक है,
आपके यहाँ पर कुछ और अगर बोलते हैं, जैसे लद्दाख में जूले बोलते हैं, ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख देंगे। आपके स्टेट में या जहाँ पर आप रहते हैं, आपका दोस्त रहता है, उनसे पूछकर अलग अलग जगहों पर लोग किस तरह से अभिवादन के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं वो आपको लिखना है। इस कार्य के लिए आप अपने मित्रों की, शिक्षकों की या अभिभावकों की सहायता भी ले सकते हैं। अब सोचिए और लिखिए, इस पार्ट में आपको सबसे अच्छा क्या लगा और क्यों, ये आपके ऊपर है। पार्ट में सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी। मान लीजिए कि जो सांकेन में सभी लोग एक साथ मिलकर खुशियां बांटते हैं, नाचते गाते हैं, वो आपको सबसे अच्छा लगा, इस तरह से वो नया साल मनाते हैं, या फिर जिस तरह से वो झांकियां लेकर जाते हैं वो आपको सबसे अच्छा लगा, या जैसे वो होली की तरह पानी डालते हैं, चावल का आटा लगाते हैं, वो आपको सबसे अच्छा लगा। जो भी आपको लगा वो लिखना है। उत्तर चलिए देख लेते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण को देखकर, चलो पहले इस प्रश्न का उत्तर लिख लेते हैं। उत्तर आप लिख सकते हैं, मुझे सांकेन पर्व का दृश्य सबसे अच्छा लगा क्योंकि इसमें लोग मिलजुल कर खुशियां बांटते हैं और नया वर्ष मनाते हैं। फिर उदाहरण को देखकर कड़ी आगे बढ़ानी है। जैसे गेहूं से आटा या दलिया बनता है, आटे और दलिये से फिर पूड़ी और हलवा बनते हैं। ऐसे दूध से बनाइए, दूध से दही बनती है, मक्खन बनता है, घी बनता है। आप लिखेंगे दूध से दही बनती है, दही, फिर दही से मक्खन बनता है और मक्खन से घी बनता है। या फिर आप लिख सकते हैं दूध से पनीर बनता है, पनीर से पनीर की सब्जी बनती है, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है गन्ना। गन्ने से रस बनता है, रस से फिर गुड़ बनता है और गुड़ से फिर गुड़ की मिठाइयाँ बनती है, लड्डू बनते हैं, लड्डू बनते हैं। फिर है चना, चने से बेसन बनता है, बेसन, फिर बेसन से पकोड़े बनते हैं और बेसन की मिठाइयाँ भी बनती है। ये यहीं पर आपको लिखना पड़ेगा, बेसन से मिठाई बनती है। या फिर एक और अगर हमें एक्स्ट्रा करना चाहें, हम इसमें पकोड़े और मिठाई लिख देते हैं क्योंकि पकोड़ों से फिर कुछ नहीं बनता, मिठाई भी बनती है बेसन से, मिठाई। ठीक है, चावल का आटा बनता है या फिर चावल की खीर भी बनती है। आटा, खीर कॉमा करके लिखेंगे अभी, चावल की खीर बनती है और आटे से चावल की रोटियां भी बनती है। यहाँ पर आरो डालकर आप लिख सकते हैं, चावल की रोटियां बनती है। फिर चावल से पुलाव भी बनता है, पुलाव। ओके, दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी, गन्ने से रस, रस से गुड़, गुड़ से लड्डू, चने से बेसन, बेसन से पकौड़े और मिठाई, चावल से आटा या खीर या फिर पुलाव। चलिए आटा भी नहीं, रोटियां ही लिख देते हैं, चावल से रोटियां, खीर और पुलाव। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट, अपने मित्र को सांकेन के बारे में पूरे दिन का आंखों देखा वर्णन अपनी लेखन पुस्तिका में लिखकर बताइए। आपकी सहायता के लिए कुछ संकेत बिंदु नीचे दिए गए हैं। आप इन शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों की भी सहायता ले सकते हैं। ये शब्द आपकी अपनी भाषा से भी हो सकते हैं। आपको अपने मित्र को एक पत्र लिखना है, उसे सांकेन के बारे में बताने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। जो हमारा रचनात्मक लेखन एक सेक्शन होता है उसमें लेटर राइटिंग है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आप अपना पता लिखेंगे, चौखाम से आप ये पत्र लिख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश से। उसके बाद दिनांक कब आप लिख रहे हैं, 22 अगस्त 2025 में। प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्कार, आशा है तुम स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज मैं तुम्हें यहाँ के एक विशेष त्यौहार सांकेन के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ यह त्यौहार एक नए वर्ष के स्वागत के रूप में मनाया जाता है। गांव के लोग मिलजुल कर खुशियाँ मनाते हैं। सबसे पहले गांव के लोग शोभा यात्रा निकालते हैं जिसमें भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों की मूर्तियाँ सजाई हुई पालकियों में लाई जाती है। मंदिर को बांस, खपच्चियों, हरी डालियों और रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाता है। इस अवसर पर लोग एक दूसरे पर पानी डालते हैं और चावल का आटा लगाते हैं। यह दृश्य बिल्कुल हमारी होली जैसा लगता है। घर घर में स्वादिष्ट पकवान बनते हैं। बड़े बुजुर्ग हमें आशीर्वाद देते हैं और हम हमेशा स्वस्थ रहें और हमारी खेती फले फूले। मुझे यह त्यौहार बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें सब लोग आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ नया साल मनाते हैं।
आशा है कि एक दिन तुम भी यहाँ आकर यह त्योहार मेरे साथ मनाओगे। तुम्हारा मित्र, और फिर नीचे आपका नाम। पाठ में तो वैसे बहुत सारी चीज़ें दी गई है, लेकिन जो यहाँ पर दिया कि शोभा यात्रा निकालने के बारे में हमने लिख दिया, मूर्तियाँ, पकवान, स्वागत, मंदिर, एक दूसरे पर पानी डालना, मिलजुल कर खुशियाँ मनाना, पालकी, बांस की खपच्चियाँ, भगवान बुद्ध का मंदिर, बौद्ध भिक्षु, ये रह गया हमारा बौद्ध भिक्षु, होली की तरह लगता है, आशीर्वाद देते हैं, फूलों से सजाते हैं। चलिए, बौद्ध भिक्षु इसमें आशीर्वाद देते हैं, पूजा करते हैं उन मूर्तियों की, मंत्र पढ़कर उन मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करते हैं, और 3 दिन के बाद जब वापस बौद्ध विहार में वो आती हैं तो भी मंत्रों के साथ, पूजा के साथ ही उनको वापस अपनी जगहों पर स्थापित किया जाता है। चलिए, मेरी कलाकारी। यहाँ कुछ पक्षियों के चित्र दिए गए हैं जिन्हें सूखे पत्तों से बनाया गया है। आप देखेंगे सभी पत्तों से हाथी बना है, ये कछुआ बना है, ये मोर बना है। इन प्राणियों को पहचानिए और पत्तों से किसी भी प्राणी की आकृति नीचे दिए गए स्थान पर चिपकाइए। तो आप यहाँ पर नाम लिखना है। पहले तो आप लिखेंगे मोर, ये हो जाएगा कछुआ, और ये हो जाएगा हाथी। अब नीचे आपको भी पत्तियों से ऐसी ही आकृतियां बनानी हैं। देखिए, इस तरह से अलग अलग पत्तियों को इस्तेमाल करके आप कुछ जानवरों की या फिर पक्षियों की आकृति बना सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से हिरन बन सकता है, ये कोई पक्षी बन सकता है, फिर ये एक चिड़िया है, ये छिपकली है, ये मछली है, ये फॉक्स, एक लोमड़ी है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे है पुस्तकालय से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको लाइब्रेरी से लेनी है या फिर गूगल से भी आप सर्च कर सकते हैं, अभी हम डिस्कस कर ही लेंगे। नीचे दिए गए बिंदुओं के आधार पर अरुणाचल प्रदेश के बारे में शिक्षकों और पुस्तकालयों की सहायता से महत्वपूर्ण जानकारी जुटाइए। सबसे पहले तो भारत के नक्शे में अरुणाचल प्रदेश कहाँ है वो आपको पता होना चाहिए। ये भारत का नक्शा है और अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है। हम जानते हैं मैप के ऊपर हमेशा राइट हैंड साइड में सीधे हाथ की तरफ पूर्व दिशा होती है, पूर्व दिशा होती है, ईस्ट डायरेक्शन होती है। तो सबसे पूर्व में, सबसे राइट में कौन सा राज्य है? ये है अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है एक। ठीक है, मैप में ये अरुणाचल प्रदेश है। फिर कुछ जानकारी अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको इकट्ठी करनी है। यहाँ की राजधानी क्या है? राजधानी है ईटानगर। राजधानी आप लिखेंगे ईटानगर। फिर आपको लिखने हैं पड़ोसी राज्य। पड़ोसी राज्य है इसके, ये नीचे असम है। अरुणाचल प्रदेश का एक पड़ोसी राज्य है असम, क्योंकि इसकी बाउंड्री मिलती है यहाँ पर इतनी। और दूसरा नीचे ये है नागालैंड। तो ये 2 पड़ोसी राज्य आप लिख देंगे, असम और नागालैंड, नागालैंड। उसके बाद बात करते हैं भाषा की। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ी बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है, हिंदी भी कुछ लोग बोलते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ लोकल ट्राइब्स हैं जिनकी अपनी अलग अलग भाषाएं हैं, वो बहुत सारी हो जाएगी। मेनली अंग्रेज़ी और हिंदी ही बोलते हैं लोग। उसके अलावा मोनपा बोलते हैं, नीशी बोलते हैं, डफला बोलते हैं, उर्फ बोलते हैं, बांचो बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ मिजी भी बोलते हैं। ये कुछ छोटी छोटी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन उतनी मेन नहीं है। मुख्य फसल यहाँ की है चावल और मक्का, यहाँ पर सबसे ज़्यादा उगते हैं, चावल और मक्का। फिर त्योहार यहाँ पर लोसर मनाया जाता है, लोसर। सांकेन मनाया जाता है, लोसर, सांकेन। फिर यहाँ मोपिन मनाया जाता है, मोपिन। तवांग फेस्टिवल मनाया जाता है, तवांग। न्योकुम मनाया जाता है, रेह मनाया जाता है। बहुत सारे त्योहार हैं। नृत्य में यहाँ पर बाड़ो छम होता है, उसमें मास्क पहनते हैं लोग, तब डांस करते हैं, बाड़ो छम। फिर पोपिर होता है, पोपिर। और रोपी होता है, पोनुंग होता है। बहुत सारे डांसेस हैं, पोनुंग। शेर और मोर का भी एक डांस होता है जहाँ पर वो उनकी तरह एक्ट करते हैं। बुइया होता है, चालो होता है। बहुत सारे डांसेस हैं। अगेन परिधान, जो ड्रेस है इनकी, ये देखिए, ये यहाँ की ड्रेस है। वुमेन स्पेशली स्लीवलेस जैकेट्स पहनती है। मुशाइक जिनको कहते हैं, नीचे स्कर्ट होती है, स्कर्ट।
और मुशाइक, ये विमेन में मुशाइक, ठीक है। ऊपर से बहुत सारे ये अलग अलग आभूषण भी होते हैं। चलिए, ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के बारे में, वहाँ की राजधानी क्या है, पड़ोसी राज्य कौन से हैं, भाषाएं, मुख्य फसल, त्योहार कौन से मनाए जाते हैं, नृत्य कौन से हैं और परिधान। अगर आप सब भी ना याद कर पाए, जैसे त्योहार हमने कई सारे लिख दिए हैं, तो 2 जरूर कर लीजिएगा, लोसर, सांकेन, मोपिन भी आसान है। नृत्य में भी सभी चीजें एटलीस्ट 2 होनी चाहिए, मुख्य फसल तो है ही 2, बाकी नृत्य। परिधान में गर्ल्स के लिए स्कर्ट और मुशाइक है। जो जेंट्स, पुरुष जो हैं वो दैनिक जो उनके कपड़े होते हैं वही पहनते हैं, कोई ऐसा स्पेशल उनका आउटफिट नहीं है। नेक्स्ट, बूझो पहेली। अब एक पहेली आपको दी है। ज्योति को उसके जन्मदिन पर मिठाई बनाने के लिए माताजी ने दूध वाले भैया से 5 लीटर दूध लेने के लिए भेजा। ज्योति का जन्मदिन था, माताजी ने कहा 5 लीटर दूध ले आओ दूध वाले भैया से। दूध वाले भैया के पास दूध को मापने के लिए 2 ही बर्तन थे, एक 4 लीटर और दूसरा 3 लीटर का। दूध वाला कभी इस बर्तन में, कभी उस बर्तन में, कभी पतीले में दूध डाल रहा था। ज्योति ध्यानपूर्वक सब देख रही थी। उसे उत्सुकता थी कि आखिर 5 लीटर दूध वो कैसे दे सकता है। दूध वाले भैया ने उसे 5 लीटर दूध दे दिया, जिसे लेकर वो घर आई। शाम को जन्मदिन के उत्सव पर उसने बच्चों को यह रोचक बात बताई और उनसे पूछा कि बताओ दूध वाले ने 5 लीटर दूध कैसे दिया होगा। बर्तन तो 2 ही थे, 4 लीटर का बर्तन था, एक 3 लीटर का बर्तन था। तो बताइए कि उन दोनों बर्तनों को इस्तेमाल करके वो 5 लीटर दूध कैसे देगा। एक उसके पास पतीला था। तो देखिए इसमें हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आसान तरीका तो यह है, 4 लीटर का जो बर्तन है उसको दूध से भर लीजिए। उसके बाद उसे खाली करिए 3 लीटर के बर्तन में। तो क्या होगा, 3 लीटर यहाँ पर आ जाएगा और जो 4 लीटर है वाला बर्तन है उसमें सिर्फ 1 लीटर दूध बचेगा, ठीक है। तो तब वो क्या करेगा, उस 1 लीटर को जो उसका पतीला था ज्योति का उसमें डाल देगा। ज्योति के पतीले में अभी 1 लीटर दूध आ गया है, ठीक है। अब फिर से दूध वाला क्या करेगा, 4 लीटर के बर्तन को भरेगा और वापस इसमें डाल देगा। 1 लीटर पहले ही आ गया था, अब 4 लीटर आ गया, हो गया 5 लीटर। यह आसान तरीका है। एक तरह से वो और कर सकता है, पहले 3 लीटर का बर्तन भर ले। 1 सेकेंड, पहले 3 लीटर के बर्तन में उसने दूध डाल लिया और वो 3 लीटर का बर्तन खाली कर दिया 4 लीटर में। यहां पर 4 लीटर में उसको खाली कर दिया। अब 4 लीटर के बर्तन में 3 लीटर दूध है, 1 लीटर की जगह बची है। फिर से वो 3 लीटर का बर्तन भरेगी और उसमें से 1 लीटर दूध की क्योंकि जगह बची है 4 लीटर के बर्तन में, तो इसमें 1 लीटर डाल देगी। अब 3 लीटर वाले बर्तन में कितना दूध बचेगा, 2 लीटर, क्योंकि 1 लीटर उसमें जा चुका है। उस 2 लीटर को वो उसके पतीले में डालेगा, 2 लीटर दूध आ गया। अब फिर से 3 लीटर का बर्तन भरेगा और यहाँ पर डाल के 2 लीटर पहले था, 3 लीटर अब आ गया, टोटल 5 लीटर हो गया। ये थोड़ा सा लेंदी है। आसान शब्दों में आप लिखेंगे, पहले दूध वाला 4 लीटर का बर्तन भरेगा और उसे खाली कर देगा 3 लीटर के बर्तन में। तो 4 लीटर वाले बर्तन में 1 लीटर दूध बच जाएगा जो कि वो ज्योति को दे देगा। ज्योति के पास अभी आ गया है 1 लीटर दूध, ठीक है। 4 लीटर बर्तन के बाद 3 लीटर में खाली करने के बाद उसमें 1 लीटर बचा था, ज्योति को दे दिया। अब ज्योति को कितने लीटर चाहिए, 4 लीटर और चाहिए, तभी 5 लीटर होगा। तो फिर से वो 4 लीटर का बर्तन पूरा भरेगा और पूरा बर्तन ज्योति को दे देगा, पूरे 4 लीटर, 4 और 1 5 लीटर हो जाएगा दूध, ठीक है। एक छोटी सी कविता दी है, होली आई होली आई, होली आई होली आई, देखो तो यह क्या क्या लाई, खेतों में लाई है सोना, चमक उठा उसका हर कोना, सरसों फूली गेहूं लहका, अमराई का आंगन महका, हवा नई होकर लहराई, होली आई होली आई, कोयल कोकी गूंजे भौरे, पत्ते झूमे चिकने कौरे, फूल गया टेसू जंगल में, डूब गई दुनिया मंगल में, सूरज चंदा सब सुखदाई, होली आई होली आई। इस आंगन में मंजीरे खनके, उस आंगन में नुपुर रन के, ढोलक ठनकी राह राह में, बालक बूढ़े सब उछाह में, गली गली में फागे गाई, होली आई होली आई। जली होली का चौराहे पर, लोग मिल रहे हैं राहों पर, जहां देखिए वहीं प्यार है, रंग और रस की बहार है, झूमो गाओ झूमो भाई, होली आई होली आई। भवानी प्रसाद मिश्र ने कविता लिखी है।
इसमें आपको बहुत कुछ समझना नहीं है, ये सिर्फ एंजॉय करने के लिए है। आप याद करिए, क्लास में डांस करिए, ठीक है, एक्ट करिए होली की तरह। चलिए, इसी के साथ पाठ खत्म होता है। उम्मीद है सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग।